राजेश मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2004 के बाद से भारतीय जितने भी सरकारी कर्मचारी हों, चाहे वह राज्य सरकार में कार्यरत हो या केंद्र सरकार में कार्यरत हो, सभी को ओल्ड पेंशन हटा करके न्यू पेंशन स्कीम का झुंझुना पकड़ा दिया गया है। यह झुंझुना हम लोग काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं। फाइनली 2024 के बाद जो भी बंदे रिटायरमेंट जाएंगे वह एनपीएस में कितना पैसा पा सकते हैं, या फिर जो 60 साल की उम्र होने के बाद या 58 साल की उम्र होने के बाद रिटायरमेंट जाएंगे फोर्स से, तब उनको कितना अमाउंट मिल सकता है। इस सारी चीज़ों के बारे में अभी हम देखते हैं। पहला ये होगा कि आपको कितना कितना रिटर्न मिलेगा, आपका जो पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी सैलरी का जो बेसिक का है 10% एनपीएस में इन्वेस्टमेंट होता है आपका, और 14% उसमें कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती है। इस प्रकार अगर देखें तो आपके वेतन का 24% बेसिक सैलरी का एनपीएस में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। लेकिन उसमें से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना मिलेगा, आपका पेंशन फंड मैनेजर कौन है और कहाँ कहाँ वह पैसा डाल रहा है, कैसे आपका पैसा निवेश होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और हम लोग देख लेते हैं कि आपकी जो गाढ़ी कमाई का पैसा है वह कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कैसे उसको आप चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको अधिक से अधिक आप प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम एक एक करके देख लेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जो एनपीएस का टायर 1 अकाउंट है वह कोई भी व्यक्ति खोल सकता है, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या ना हो। दोनों के लिए एक्चुअल में यह एक लाभप्रद योजना है। इसमें पेंशन के लिए आपको व्यवस्था किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वह मंथली होता है, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन कि उनके बेसिक का 10% इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन हो या कोई कुछ दूसरा धंधा पानी जो भी करता हो, वह भी अगर चाहे तो वह भी अपना टायर 1 अकाउंट खोल सकता है। उसके लिए उसको लमसम अमाउंट भी पे कर सकता है, मंथली भी कर सकता है। लमसम अमाउंट मीन्स कि ईयरली मान लो वह 50,000 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, और मान लो कि वह मंथली उसमें 8,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है, तो दोनों ही कर सकता है, मंथली भी कर सकता है, लमसम अमाउंट भी इसमें किया जा सकता है। इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि टायर 1 अकाउंट में मंथली पेंशन के लिए जो है यह अकाउंट ज़रूरी है। अगर आप लास्ट में 60 साल की उम्र होने के बाद पेंशन पाना चाह रहे हैं तो टायर 1 अकाउंट जो है यह ज़रूरी है। मनी कैन बी डिपॉजिट मंथली और या फिर ईयरली आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। किसके थ्रू? एक वेबसाइट है www.npstrust.org.in पे जाकर के आप अपने अकाउंट में और भी पैसा जमा कर सकते हैं। मान लीजिए जो कंट्रीब्यूशन आपका हो रहा है उसके अलावा भी आप अगर कोई लमसम अमाउंट भी डालना चाहते हैं तो उसको भी इसमें डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, या मंथली आप उसमें एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। उसमें आपको उसके लिए www.npstrust.org.in पर जाना होगा, लॉगिन करना होगा। यह जो है एनपीएस का जो टायर 1 अकाउंट है यह पूरी तरह से रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से बनाया गया है। एनपीएस अकाउंट में 18 से 65 साल का कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसमें जो है हायर रिटर्न है। हायर रिटर्न इसलिए है क्योंकि यह इक्विटी में भी निवेश करता है। इक्विटी में निवेश करने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म में जब इक्विटी में निवेश किया जाता है तो वहाँ से जो रिटर्न मिलता है वह लगभग 20% या 25% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है। इसलिए इसमें लॉन्ग टर्म जो निवेश किया जाता है उससे रिटर्न अच्छे मिलने के चांसेस हैं। और दूसरा है टैक्स बेनिफिट। एनपीएस में जो भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें से आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो 80 CCD1 80 CCD1B के तहत आप इसमें काफ़ी अच्छे पैसे का जो है टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। एक टैक्स बेनिफिट इसमें यह होता है कि जब भी आप रिटायरमेंट होंगे
उसके बाद जो भी अमाउंट आपको मिलेगा उसमें भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो इस प्रकार जो है एनपीएस में जो भी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें किसी प्रकार का सरकारी टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। अब हम इसकी बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए टायर 1 अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अकाउंट खोलना होगा, जिसमें मान लो कि आप 8,000 रुपये मंथली डिपॉजिट कर रहे हैं। मंथली डिपॉजिट करने के लिए आपने 8,000 रुपये का चुनाव कर लिया कि भाई मैं पर मंथ 8,000 करूँगा। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी हो सकता है आप अपना डिपॉजिट 8 की जगह पे 9 और 9 की जगह पे 10 भी करना शुरू कर दें। फिर इसके बाद क्या होता है, पेंशन फंड मैनेजर का आप चयन करेंगे जो ऑलरेडी आपके एनपीएस अकाउंट में है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो प्रत्येक 6 महीने में आप पेंशन फंड मैनेजर को चेंज भी कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आपने एक बार पेंशन फंड मैनेजर चेंज कर दिया तो दोबारा नहीं चेंज कर सकते। उसमें बदलाव आप जब चाहें हर एक 6 महीने के बाद कर सकते हैं। तो ऐसा आपको करना भी चाहिए ताकि आपको अधिक से अधिक इसमें बेनिफिट मिल सके। इसके बाद क्या होता है, तो फंड मैनेजर क्या करेगा, आपने जो पैसा मंथली इन्वेस्टमेंट का जो प्लान बनाया 8,000 का, जो ही आप फंड मैनेजर के हाथ में देते हैं वह आपके मनी को जो है मैनेज करना शुरू कर देता है। वह क्या करेगा, इक्विटी में लगाएगा। हाई रिस्क इक्विटी का हाई रिस्क उसमें जाता है क्योंकि वो शेयर मार्केट में लगेगा। तो वहाँ पे वह आपका जो कुछ पैसा लगाता है वहाँ से उसको लगभग मान लीजिए कि 15 से 20% का रिटर्न मिलेगा। इसके बाद वह दूसरी जगह जो इन्वेस्टमेंट करता है वह होते हैं कारपोरेट बॉन्ड्स। कारपोरेट बॉन्ड्स में इक्विटी मार्केट की अपेक्षा थोड़ा सा कम रिटर्न मिलता है, बट वहाँ पे रिस्क की संभावना जो होती है वह भी कम होती है। तो कारपोरेट बॉन्ड में लगभग आप ये मान के चलिए कि 10% के आसपास का जो रिटर्न प्राप्त होगा आपको। तो कारपोरेट बॉन्ड में जब इन्वेस्टमेंट कर दिया, दूसरा पहला हो गया इन्वेस्टमेंट उसका इक्विटी में, दूसरा हो गया कारपोरेट बॉन्ड में, और तीसरा जो होता है वह गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे आपको फिक्स इनकम मिलेगी। फिक्स इनकम मतलब कि वहाँ पे गवर्नमेंट पहले से ही फिक्स कर लेती है कि इसमें से 6% देगी या 7% देगी या 8% आपको रिटर्न देगी। तो आपका जो एनपीएस का पैसा है वह 3 जगहों पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। पहला है इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में, जहाँ पे आपको हाई रिटर्न 15 से 20% का मिलता है। दूसरा कारपोरेट बॉन्ड्स में। कारपोरेट बॉन्ड्स में रिस्क बहुत कम है बट वहाँ पे रिटर्न भी थोड़ा कम हो जाता है, वहाँ पे रिटर्न लगभग 10% के आसपास हो जाता है। तीसरा है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका जो पैसा किया जाता है वह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में किया जाता है, जहाँ पे एक भी आपका चांसेज नहीं है, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपका रिटर्न भी बहुत कम हो जाता है जो कि आपका 7 से 8% के आसपास ही रहता है। तो इस प्रकार से अगर आप अपना फंड एलोकेशन करना चाहें कि आपको किस चीज़ में कितना पैसा लगाना है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप इक्विटी में मान लीजिए कि आपकी उम्र कम है और इक्विटी में आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप मैक्सिमम 75% आप अपने फंड का इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फंड मैनेजर को कह सकते हैं। तो 75% आपने इक्विटी फंड मैनेजर में इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसके बाद जो है कारपोरेट बॉन्ड में आपने 15% कर दिया और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 10% कर दिया। इसमें रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है बट इसका जो प्रॉफिट होता है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला होगा। मतलब इसमें जो है एसेट जो एलोकेशन आप कर रहे हैं उसमें अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन आपको यह उसी दशा में करना चाहिए जब आपकी उम्र 35 साल से कम हो, यानी आप 25 साल से 35 साल के बीच में अपना जो इक्विटी में जो आपका निवेश है वह 75% के आसपास कर सकते हैं, क्योंकि 75% के ऊपर आपको एनपीएस में इक्विटी में निवेश करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार अगर आप चेंज करते हैं अपने फंड मैनेजर को और एसेट एलोकेशन को तो आप अच्छा गेन एनपीएस में भी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर आपको रिटायरमेंट के समय में कितना पैसा मिलेगा।
तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपका फाइनल जो अमाउंट होगा वह 1 करोड़ रुपए का है। 40% आपका 1 करोड़ हुआ और बाकी का 60% जो है आपने विड्रॉल कर लिया 60 साल की उम्र में। आप जैसा कि मालूम है कि एनपीएस अकाउंट से जो 100% आपका होगा, जिसमें से गवर्नमेंट का 14% और आपका 10% कंट्रीब्यूशन हुआ था, वहाँ से आपने 60% विड्रॉल कर लिया। बाकी का जो 40% बचा, 40% हम ये मान के चल रहे हैं कि वह अमाउंट आपका 1 करोड़ रुपए का होगा। तो आप क्या करेंगे? तो वो 1 करोड़ रुपए क्या होता है, फिर वह किसी इंश्योरेंस कंपनी को एलोकेट किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी का चुनाव भी आप कर सकते हैं। आपके पास कई ऐसी चीज़ें हैं, 5 ऐसी एजेंसीज हैं जहां पे आप इंश्योरेंस कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। वहां पे अपना जो 1 करोड़ रुपए है वहां डाल सकते हैं। तो इसमें से जो आपको देखने को ये मिलेगा कि सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन दे सकता है। अधिकतर जो भी कंपनियां हैं उनके अपने अपने प्लान्स हैं, वो प्लान्स को आपको देखना होगा। उन प्लान के आधार पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने पेंशन फंड के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी एन्युटी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वह हैं LIC, HDFC, ICICI, SBI और इसके बाद जो है स्टार यूनियन। ये जो 5 कंपनियां हैं, यह जो है आपको पेंशन प्रोवाइड कराने की अपनी अपनी स्कीमें बना रखी हैं। इनके तहत आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एनुअल रिटर्न जो लाइफ टाइम पेंशन का है लगभग 6 से 7% का मिलता है, वहाँ पे अगर आप देते हैं तब। अगर हम बात करें इसमें 1 करोड़ रुपए में, तो लगभग आपको उस समय जो पेंशन मिलेगी 1 करोड़ जमा करने के बाद, तो ये मान के चलिए कि लगभग 60 से 65 हज़ार रुपये आपकी पेंशन ऐसे बनेगी। जैसे कि आपने जो है इसको डिपॉजिट अपॉन प्लान के आधार पे है कि आपको कितना पैसा आपने किस स्कीम में डाल रखा है। तो अब मैं उन स्कीमों की चर्चा करना चाहूँगा कि किस स्कीम के तहत आपको कितना पैसा मंथली मिल सकता है 1 करोड़ जमा होने के बाद। अगर आप चाहें तो अपना एनपीएस अकाउंट को 70 साल तक चला सकते हैं। पहली बात है, एनपीएस अकाउंट 70 साल चलाने के बाद आप पैसा ले सकते हैं। दूसरा है, आप विड्रॉल, मान लीजिए कि आप पैसा कंटिन्यू नहीं जमा कर सकते बट 70 साल के बाद एनपीएस को विड्रॉल कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसमें से एग्जिट करते हैं, मान लो 60 साल में ही आप एग्जिट करते हैं, तो उसमें से 2 चीज़ें होती हैं, 2 अमाउंट बनते हैं। पहला होता है लमसम अमाउंट, दूसरा होता है पेंशन। लमसम अमाउंट मैक्सिमम आप 60% जैसा कि मालूम है आप विड्रॉल कर सकते हैं, तो आपने 60% विड्रॉल कर दिया। जो 40% आपका बना, 100% में से जो 40% आपका बना, मिनिमम आप 40% पेंशन में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। जो 40% बना वही हम मान के चल रहे हैं कि वह आपका 1 करोड़ रुपए है, जो आपको जो है विभिन्न प्लानों में लगाना है। तो एन्युटी फॉर लाइफ अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आप पूरी उम्र जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको पेंशन मिलनी चाहिए, उस दशा में आप 1 करोड़ रुपए जमा करते हैं अगर LIC के पास, तो लगभग 72,000 रुपये आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। LIC आपको 72,000 रुपये पर मंथ पेंशन देगी। लेकिन अगर आप कुछ दूसरी उसमें स्कीम में चेंज करते हैं LIC के, तो एन्युटी प्लस रिटर्न ऑफ प्राइस, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि 1 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आप जब तक जिंदा रहते हैं तब तक आपको पेंशन मिले, और जब आपकी मृत्यु हो जाए तो आपकी पत्नी को आपका सारा अमाउंट जो आपने जमा किया था वह मिल जाए, उस दशा में आपको 53,000 रुपये पर मंथ पेंशन मिलेगी। और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो उस दशा में आपकी पत्नी को 1 करोड़ रुपए रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये दूसरी स्कीम जो है LIC की ये कहती है। तीसरी जो है एन्युटी प्लस 100% एन्युटी टू स्पाउस आफ्टर डेथ। तो इसमें क्या है कि आपको भी मिलेगी, आपकी पत्नी को भी इसके बाद, आपके डेथ के बाद मिलेगी तो पेंशन। तो उस दशा में मान लीजिए कि आप 60 साल में रिटायरमेंट हुए, उसके बाद आप पेंशन लेना शुरू कर दिए 1 करोड़ रुपए जमा करके, 75 साल में आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको जो 62,000 रुपये पेंशन मिलेगी इस दशा में,
और बाकी जब आपकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद कंटिन्यू आपकी पत्नी को वही पेंशन उनकी डेथ तक मिलती रहेगी। अगर आप इस प्लान का चुनाव करते हैं तो इसमें आपको 62,000 रुपये आपको और प्लस आपकी पत्नी को भी कंटिन्यू लास्ट में आपके न रहने के बाद मिलता रहेगा। जो चौथा प्लान है वह यह कहता